बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी जॉब रिक्वायरमेंट जॉब एनालिसिस। जो इस लेक्चर का पार्ट 1 था उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया कि किस तरह से हम जॉब एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक प्रोसेस अप्रोच देखी कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे टास्क को जिसके थ्रू हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, फिर किस तरह टास्क से रिलेटेड केएसए उसको इन्फर करते हैं और फिर जॉब स्पेसिफिकेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डेवलप अ जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। और हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्टरी एक सेशन जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। इसको हमने देखा था कि हमारे पास दो मेजर कॉलम्स आते हैं, एक टास्क का और दूसरा केएसए उसका, और उसमें हम टास्क के लिए स्टेटमेंट्स बनाते हैं, डायमेंशंस क्रिएट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, देन केएसए उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस। अब हम चलते हैं डिटेल में कि ये सारे जो हमारे पास ओवरऑल 5 सब कॉलम्स बने हैं ये किस तरह से क्रिएट होते हैं या इसमें क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला कॉलम जो हमारा बनता था या सब कॉलम कह लें, दैट वाज रिलेटेड विद द टास्क स्टेटमेंट्स। तो जॉब एनालिसिस हमारा स्टार्ट ही किससे होता है, एक टास्क स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने में। और टास्क स्टेटमेंट्स बेसिकली ऑब्जेक्टिवली रिटन डिस्क्रिप्शन होता है मेजर टास्क का जो कि एम्प्लॉय को परफॉर्म करने होते हैं किसी भी जॉब में। अगर आप ये कहें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बाकी सारी जॉब को डिफ़ाइन करने के लिए, तो भी ये गलत नहीं होगा और ये बेसिस प्रोवाइड करते हैं आपके जॉब एनालिसिस के लिए। सो जो स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं उनको सिंपल सेंटेंसेस में हमें क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो सुपरवाइज़र के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी जो इनको परफॉर्म कर रहा होता है। सो ये स्टेटमेंट्स के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, व्हाट द एम्प्लॉय डज, ये डिफाइन होना चाहिए उस टास्क स्टेटमेंट में। और इसके लिए वो आपको कहता है कि स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल करें एट द स्टार्ट ऑफ द टास्क स्टेटमेंट्स। इसको अब दोबारा से हल्का सा देखते हैं, अरेंजिंग स्केड्यूल्स। तो ये क्या हो गया, एक एक्शन वर्ब यूज़ किया गया जो कि टास्क स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो इसका एस्पेक्ट आता है कि टू हुम और व्हाट द एम्प्लॉय डज, व्हाट ही और शी डज, स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क। सो दूसरा ये फैक्टर आ गया कि ये सारे के सारा किसके लिए एम्प्लॉय कर रहा है, किसकी तरफ कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने ये जो स्टेटमेंट है, अरेंज स्केड्यूल्स विद ऑफिस असिस्टेंट्स और वॉलंटियर्स, तो ये दूसरे वाला एस्पेक्ट हमें नज़र आता है। तीसरा आ जाता है जी, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इंडिकेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द वर्क। सो ये क्या करेगा, दैट ऑफिस विल बी स्टाफ ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब्ड आवर्स। तो ये पर्पज़ क्या होगा कि जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें कोई ना कोई बंदा ऑफिस में हमारे पास मौजूद रहना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर आपने जो प्रोड्यूस करना था वो भी बता दिया। और देन फोर्थ, व्हाट इक्विपमेंट, मटेरियल, टूल्स और प्रोसीजर्स आर यूज्ड। सो वो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, असाइन ऑफिस टास्क टू ऑफिस असिस्टेंट्स वॉलंटियर्स टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ये जैसे यहाँ पर एडिट करेगा जी लेटर्स को, मेमोज को, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम टास्क स्टेटमेंट्स का पार्ट बना सकते हैं। सो इस सारे को देखने के बाद हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स की बात आती है जो हमें पूरी करनी होती है। पहली चीज़ ये है कि जैसे हमने स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स के ऊपर बात की, देन फिर हमने बात की कि किसको एम्प्लॉय ने ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं, किसकी तरफ ये डायरेक्शन जाएगी, फिर क्या उससे आउटकम आएगी, और फिर इक्विपमेंट, टूल्स एंड मटेरियल्स उसके लिए क्या यूज़ होगा। सो ये तो हमारा हो गया जी टास्क स्टेटमेंट्स। वंस टास्क स्टेटमेंट्स आर मेड, हमारे पास जो दूसरा एस्पेक्ट आता है वो किसका आता है जी, दिस कम्स अप विद टास्क डायमेंशंस। ये टास्क डायमेंशंस क्या होती हैं, हमने कहा था कि हम ग्रुपिंग ऑफ टास्क क्रिएट कर लेते हैं। और कौन से टास्क, वो टास्क जो सिमिलर होते हैं अपनी नेचर में। मैं एक एग्जांपल छोटी सी क्रिएट करता हूँ। जैसे हमारे पास एक टीचर है और चलें जी लेक्चरर की बात कर लेते हैं। तो आपको लेक्चरर की जॉब में अगर हम डायमेंशंस को देखें तो एक डायमेंशंस आपको किसकी नज़र आती है कि वो रिसर्च करेगा। दूसरी उसकी आती है जी टीचिंग की डायमेंशन आपको नज़र आती है। तीसरी डायमेंशंस एट टाइम आपको एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र आती है। अब रिसर्च की आगे टीचिंग की डायमेंशन में आपको 2 डायमेंशंस नज़र आती हैं, जो एक तो लेक्चर से रिलेट करती है
और दूसरी असेसमेंट से रिलेट कर रही होती है। सो ये देखें, हम जो रिलेटेड टास्क हैं उसके रिसर्च से उसके ऊपर जो टास्क स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसको इकट्ठा करके एक डायमेंशन बना दी विच इज़ रिसर्च डायमेंशन, और फिर जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है किसी टीचर की वो भी इसी बेस के ऊपर हो सकती है। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम अदर टर्म्स में बात करें तो टास्क डायमेंशंस आर ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी एरियाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस डायमेंशंस। यही यूज़फुलनेस है जो कि कल को हमें अप्रेजल्स में सपोर्ट कर रही होती है। सो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि फैसिलिटेट करना चाहते हैं आप ग्रुपिंग प्रोसेस को, तो टास्क डायमेंशन मैट्रिक्स बना लें। सो ईच कॉलम इन द मैट्रिक्स जो भी आपको नज़र आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल टास्क डायमेंशंस को। सो ईच रो इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकुलर टास्क स्टेटमेंट्स, और सेल एंट्रीज जो आप कर रहे हैं वो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रही होती हैं असाइनमेंट्स ऑफ टास्क स्टेटमेंट्स टू डिफरेंट टास्क डायमेंशन। सो ये एक आपकी एक्सरसाइज बनती है जो कि आपको फैसिलिटेट करती है इन डायमेंशंस को क्रिएट करने के लिए। सो वो कहता है कि आपके पास जो ये ग्रुपिंग प्रोसीजर्स है ना वो भी डिफर कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंटल वंस विच इज़ मोस्ट कॉमनली बीन यूज्ड, और इसके साथ साथ आप हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ज़्यादातर आप अगर हम बात करें तो जो सिंपल जजमेंटल प्रोसेस है वही आपको ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आते हैं। जैसे आप कर रहे हैं जी, जिन लोगों ने टास्क स्टेटमेंट्स बनाई हैं वही इन ग्रुपिंग्स को भी क्रिएट कर रहे हैं और उसी एक्सरसाइज का इसको हिस्सा बना दिया जाता है। सो एज अ रूल अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 4 से 8 डायमेंशंस जो हैं वो अमूमन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा डायमेंशंस जो हैं वो जॉब्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ग्रुपिंग प्रोसीजर है वो रिलायबल सेट ऑफ डायमेंशंस क्रिएट कर रहा हो जो कि मैनेजर के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, जॉब करने वाले के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है जी वो रिलेट करता है जी टास्क डायमेंशन की इम्पोर्टेंस। दैट वाज द थर्ड थिंग। सो हाउ वी कैन डिस्क्राइब कि जी टास्क डायमेंशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टीचर की जॉब में हमने 3 बातें की, टीचर की जॉब में टीचिंग, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी इसकी जो डायमेंशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका सवाल ये आता है कि क्या ईच टास्क या ईच डायमेंशन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी इसमें ज़रूरी है कि एट टाइम्स अगर आपकी जॉब सिंपल इनफ है तो आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप डायमेंशंस क्रिएट करें। सो उसमें ऑथर्स यही सपोर्ट करते हैं, रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है कि इफ़ डायमेंशंस विल मेक योर जॉब एनालिसिस प्रोसेस बेटर तो बना लें, और अगर नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नज़र आता तो फिर आपको इस प्रोसेस में आने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को मेजर करने की तरफ जा रहे हैं तो इक्वल वेट्स हमें एलोकेट करने होते हैं या इम्पोर्टेंस देनी होती है। सो नॉर्मली जो असेसमेंट्स हैं वो क्या हैं कि वो टास्क डायमेंशंस के लिए की जाती हैं। सो उसमें हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं जिसमें हम एक्चुअल वेट्स दे रहे होते हैं। 2 डिसीजंस हमारे लिए कर लेना बहुत ज़रूरी है। वो पहला डिसीजन जो हम इससे रिलेट करते हैं वो है कि the specific attributes of importance to be assessed must be decided, कि हमें किस बिना के ऊपर इम्पोर्टेंस देनी है। वो इम्पोर्टेंस हम किस पे देंगे जी, टाइम स्पेंट ऑन द टास्क, कि किसी इंडिविजुअल के जो सारे टास्क हैं उस पर कितना टाइम लगता है, तो जिस पे ज़्यादा टाइम लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रेटिंग ऑफ क्रिटिकलिटी, कि कोई भी टास्क जो जॉब के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में कितना ज़रूरी है। अगर वो मोर क्रिटिकल है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दूसरा जो कंसिडरेशन हमारे सामने आती है वो क्या है, वेदर द एट्रीब्यूट्स विल बी मेजर्ड इन कैटेगोरिकल टर्म्स और कॉन्टिन्यूस टर्म्स। इन दोनों को भी डिफाइन कर लेते हैं। कैटेगोरिकल टर्म्स किसको हम कहते हैं, जब A, B, C, D और E की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, ये कैटेगोरिकल होगी। यानी कैटेगोरिकल हम किसको कहते हैं, जो कि कैटेगरीज में हो। या कॉन्टिन्यूस टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी फिगर में होगा, जैसे नंबर्स में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है। सो ये इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, टास्क डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस को बना रहे होते हैं।
सो यहाँ पे हम एग्जिबिट 4.4 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आ गई रिलेटिव टाइम स्पेंट, कि अगर हम रिलेटिव किसकी बात करते हैं, अगर डिफरेंट टास्क हैं या टास्क डायमेंशंस हैं तो किस टास्क डायमेंशन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। फॉर ईच टास्क डायमेंशन रेट द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑन इट रिलेटिव टू ऑल अदर टास्क डायमेंशंस ऑफ योर जॉब। सो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जिसका सबसे कम स्कोर होगा वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगी। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट। यानी अगर हमारे पास फर्ज करते हैं 100 मिनट हैं टोटल काम करने के लिए, तो इस 100 मिनटों में से कितने मिनट किस टास्क पे लग रहे हैं और हम इस सारे टास्क को 100 मिनटों में कंप्लीट करते हैं। सो किस डायमेंशन का टाइम स्पेंड क्या होगा, वो डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस की लिस्ट हमारे लिए क्रिएट करता रहेगा। और जो हमने दूसरी बात जो पिछली में की थी वो क्या थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। फॉर ईच टास्क डायमेंशन रेट इट्स इंपॉर्टेंस टू योर ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस। इन जॉब के गोल्स अचीव करने के लिए वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइनर इंपॉर्टेंस से मेजर इंपॉर्टेंस तक है, और उसी बेस पे हम उस डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया जी इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क डायमेंशंस। तो इस तरह से हमने जो पहला मेजर कॉलम था टास्क वाला उसको फाइनलाइज किया। अब हम बात जो करते हैं वो किसकी कर लेते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। KSAOs को हम इन्फर करते हैं या डिराइव करते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द टास्क या उनकी डायमेंशन से। ये इन्फ्रेंस प्रोसेस जो है वो ये रिक्वायर करता है कि जो जॉब एनालिस्ट हैं वो एक्सप्लिसिटली सोच रहे हों, कॉज एंड इफेक्ट टर्म्स के ऊपर वो कंसिडरेशंस अपनी दे रहे हों। फॉर ईच टास्क या डायमेंशन हमारे पास जो एनालिस्ट हैं वो अपने इनकम्बेंट्स से जिनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। दे कैन आस्क बाय देमसेल्व्स एज वेल कि कौन सी केएसओस जो हैं वो समझते हैं कि वो नेसेसरी हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। सो इसके हवाले से आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो कि जो US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर्स ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क ONET के ऊपर अवेलेबल होता है, वहाँ से जो डिफरेंट KSAOs हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस उसका इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट ऑल दिस प्रोसेस। खैर, और अभी हम ये देख लेते हैं कि ये KSAOs के हवाले से थोड़ा सा कि व्हाट आर दीज थिंग्स। इसमें पहली चीज़ तो हमारे पास क्या आ जाती है जी, नॉलेज। नॉलेज क्या है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन और समथिंग दैट वी डोंट नो, वो हमारे लिए क्या होता है, वो नॉलेज होता है। सो बेसिकली नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं। ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी हो सकता है, फैक्ट्स पे बेस भी हो सकता है, कोई प्रोसीजरल नॉलेज भी हो सकता है। सो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टास्क की परफॉर्मेंस के लिए कि एक इंडिविजुअल के पास अगर ये नॉलेज है तो वो टास्क को बेहतर परफॉर्म कर सकता है। सो इसको हमें फोकस करना पड़ता है जॉब के हवाले से। डिफरेंट जॉब्स में डिफरेंट KSAOs रिक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफ़र करता है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए भी ये डिफ़र कर रहा होता है। देन हमारे पास दूसरी चीज़ जो आ जाती है, हाँ, एक और चीज़ जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो नॉलेज की दो टाइप्स भी हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास नॉलेज इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। एक को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज और दूसरे को हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। तो ये दो कैटेगरीज बन जाती हैं। सो ये सबसे पहले देखते हैं जी डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है। ये फैक्ट्स के ऊपर होता है, वेयर एज प्रोसीजरल नॉलेज कंसर्न्स प्रोसेसेस। सो ये वाला नॉलेज जो डिक्लेरेटिव नॉलेज कहला रहा है ये फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बेस कर रहा होता है कि हमें क्या चीज़ें एज अ नॉलेज चाहिए, और जो प्रोसीजरल नॉलेज हम कहते हैं वो प्रोसेस से रिलेट कर रहा होता है, दैट इज़ हाउ टू परफॉर्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं जो यहाँ पर उसने दी है। जैसे एक सर्जन है, उसके पास डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़ तो है एंड कैन स्टेट दैम, and also has procedural knowledge of the steps to perform open heart surgery। लेकिन देखें ना, both declarative and procedural knowledge should be reflected in job analysis document। लेकिन वो जो एक हार्ट सर्जन नहीं है, हार्ट फिजिशियन है, तो उसके पास वो सर्जिकल प्रोसीजर का नॉलेज नहीं है, लेकिन दूसरे वाला है, he might recommend an individual for operation towards a surgeon। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, बाद में हम इसकी ऊपर वाला एक टेबल भी देखते हैं, स्किल रेफर्स टू एक ऑब्जर्वेबल कॉम्पिटेंसी, या हमने कहा था एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज टर्म्ड एज अ
स्किल। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया अप्लाइंग नॉलेज टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क और क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ टास्क इज टर्म्ड एज अ स्किल। सो स्किल जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के पास, वो कहते हैं जद्दी पुश्ती से मौजूद नहीं होती, इट कैन बी लर्नड। सो ये जो स्किल है वो बेस करती है किसके ऊपर, दो चीज़ें आ गई, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था कि वो रोज़ पता नहीं 500 बॉल्स और वट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि उसके बगैर वो अपने बिस्तर पे नहीं था बैठता। इवन ही वाज सिक और वेरी इल, इवन देन भी वो साल के 365 दिन वो प्रैक्टिस ज़रूर करता था। सो जो लेवल ऑफ स्किल है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। सो जो हमारे पास जो स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑब्जर्वेशन ऑफ द नॉलेज से रिलेट करती हैं कि जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज, एंड देन उससे रिलेटेड स्किल की बात करते हैं। सो जैसे परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन बाय अ सर्जन इज टर्म्ड एज अ स्किल। सो बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर की जा चुकी है कि पार्टिकुलर जॉब रिलेटेड स्किल्स क्या होती हैं, और अगेन वही बात कि ओनेट आइडेंटिफाई करता है 42 स्किल एप्लीकेबल अक्रॉस द ऑक्यूपेशनल स्पेक्ट्रम्स। जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं उसके हवाले से उसके पास अवेलेबल हैं। यू कैन सर्च द ओनेट और आपको ये इंफॉर्मेशन सिंपली मिल भी सकती है इंटरनेट से। देन हमारे पास आ जाता है जी एबिलिटी। एबिलिटी किसको कहते हैं जी? enduring trait of the person that is useful for learning about and performing a range of tasks. या ability हम अपने लफ्ज़ों में बात करें तो that is a capacity of an individual to perform. अब आप भी समझते हैं कि किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी कम होती है और ज़्यादा मीन्स ही some have better capacity and some have lesser, और different from a skill इस अंदाज में है कि ये जैसे स्किल है हम लर्न कर सकते हैं, लेकिन एबिलिटी बहुत हद तक लर्न उस तरह से नहीं की जा सकती, उतनी जल्दी लर्न नहीं की जा सकती। सो लेस लाइकली टू चेंज ओवर टाइम आपको नज़र आती है। जैसे हम वो कहते हुए नज़र आते हैं कि यार इस बंदे में एबिलिटी ही नहीं है, मीन्स कि हम उससे हार गए, हम उसको सिखा नहीं सकते। सो एक पर्सनल करैक्टरिस्टिक होता है जो कि एक इंडिविजुअल में मौजूद होता है, और काफ़ी हद तक इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक लर्नड होता है और एक जो है आपको कहाँ से मिलता है, बाय बर्थ भी मिलता है। सो 4 जनरल कैटेगरीज हमें एबिलिटीज़ की नज़र आती हैं जिसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। पहली चीज़ है जी कॉग्निटिव है, दूसरी हमारे पास आ जाती है जी साइकोमोटर है, तीसरी फिजिकल एबिलिटीज़ और चौथी सेंसरी एबिलिटीज़। कॉग्निटिव जो सी हैं वो मेंटल प्रोसेसिंग से रिलेट करती हैं, जैसे हमारे पास आ गया जी वर्बल, क्वांटिटेटिव, परसेप्शनल, स्पैशियल विजुअलाइजेशन, मेमोरी एबिलिटीज़। साइकोमोटर जो सी हैं वो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन से रिलेट करती हैं, जैसे फाइन मैनिपुलेटिव, कंट्रोल मूवमेंट्स, रिएक्शन टाइम एबिलिटीज़। और जो सेंसरी एबिलिटीज़ हैं वो विजुअल एंड ऑडिटरी एबिलिटीज़, जैसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी जी KSAOs के हवाले से तीनों चीज़ें, और देन इट कम्स अप विद अदर करेक्टरिस्टिक्स। सो इसमें वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि वो कितना अच्छा वो जॉब परफॉर्म कर सकता है। ये जैसे करेक्टरिस्टिक में एक मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर आपको नज़र किसका आता है जी? पर्सनालिटी ट्रेट्स का नज़र आता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, या उसमें पर्सनालिटी की डिफरेंट खसूसियात क्या है। सो इसके ऊपर आपको डिफरेंट मॉडल्स भी नज़र आते हैं, पर्सनालिटी मॉडल्स। सो दैट इज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेक्चर। सो ये डिफाइन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक पर्सन को कि वो किन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है। जैसे हम चलें ट्रेड्स के ऊपर बात आई है, हम 2 बातें कर लेते हैं। एक किस्म के लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, और दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने आप में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो दूसरों से घुलना मिलना चाहते हैं। सेल्स रिलेटेड जॉब्स के लिए एक्सट्रोवर्ट्स आर फार बेटर, और जो आपको ऑफिस लेवल की जॉब्स हैं जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, यू माइट बी प्रेफरिंग इंट्रोवर्ट पर्सन्स। सो इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है दैट इज़ द स्टेट ऑफ मोटिवेशन, कि एक इंडिविजुअल की मेंटल कैपेसिटी क्या है कि वो अपने आप को मोटिवेटेड भी फील करता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो वैल्यूज़ हो सकती हैं अदर करेक्टरिस्टिक्स में, कि वो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एज अ करेक्टरिस्टिक कि एक इंडिविजुअल कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने मैच हो सकता है, किस तरह से बेहतर चल सकता है। सो ये तमाम ट्रेट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं मेजर करना, बिकॉज ये सब्जेक्टिव नेचर की होती हैं।
सो ये तो हमारे पास आ गया जी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम देखते हैं, हमने एक टेबल जो छोड़ा नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, उसने KSU कैटेगरी बना दी कि नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, एबिलिटी क्या है और देन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उसको उसने डिफाइन कर दिया, इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू टास्क, स्किल क्या है, कॉम्पिटेंस ऑफ वर्किंग विद और अप्लाइंग नॉलेज, और एबिलिटी को बता दिया अंडरलाइंग ट्रेट्स यूजफुल फॉर लर्निंग अबाउट एंड परफॉर्मिंग अ टास्क, और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गाइड और डायरेक्ट एक्शंस आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसकी एग्जांपल्स उसने आपके सामने क्रिएट कर दी हैं और उसकी वर्क प्लेस रेलिवेंस भी कर दी है। सो दिस इज़ क्लियरली स्टेटेड और रीडेबल भी है आपके लिए, सो यू कैन असेस दैट एज वेल। आखिरी जो चीज़ हमारी इसकी तरफ आ जाती है दैट इज़ हाउ टू मेजर द इम्पोर्टेंस ऑफ KSUs। तो जैसे हमारे पास आखिरी सब कॉलम जो आया था KSUs के साथ, वो था कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस हमने मेजर करनी है कि कौन से नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट डायमेंशंस के लिए हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास टास्क या डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से KSUs की इम्पोर्टेंस को भी हमने डिटरमाइन करना होता है। हमारे पास 2 बेसिक डिसीजंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो पहले डिसीजन क्या आ गया जी, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑन विच इम्पोर्टेंस इज जज्ड। सेकंड, विल द मेजरमेंट ऑफ ईच एट्रीब्यूट बी कैटेगोरिकल और कॉन्टीन्यूस। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। ओनेट ज़्यादातर आपको जो स्केल यूज़ करता हुआ नज़र आता है वो रेटिंग स्केल है विच इज़ कॉन्टीन्यूस इन इट्स नेचर। सो 2 तरह से हम इसको कर रहे हैं जी। पहली चीज़ क्या आ गई, टाइम, और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंस। सो जो जनरली इम्पोर्टेंस ऑफ KSUs है वो रिलेट करते हैं हम, एक तो फैक्टर टाइम आ गया। टाइम ओरिएंटेड मेजरमेंट्स जो सी हैं वो हमारे पास इस तरह से आती हैं कि हम जो टाइम स्पेंट है उसको यूज़ कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट या ड्यूरेशन जो है उसको हम यूज़ करते हैं टाइम लैप्स के ऊपर कि कितना रिक्वायर्ड है। सो वो चीज़ें जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उसकी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की है कि न्यू एम्प्लॉयज़ में स्पेंड मोर टाइम हमारे पास डेवलपिंग रिलेशनशिप्स, वेयर एज एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयज़ स्पेंड टाइम मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, दस मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स विल नीड टू बी इंटीग्रेटेड। यही इसी के हवाले से हमारे पास जो 3 चीज़ें आ रही हैं उसमें एक पहली चीज़ जो हमने बात की थी दैट इज़ इम्पोर्टेंस टू टास्क परफॉर्मेंस। तो ये इसका एक स्केल आ गया दैट इज़ 1 to 5। तो मिनिमल इंपॉर्टेंस से एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंस है। शुड द KSUs बी असेस्ड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, येस और नो। क्योंकि आपके पास 2 कैटेगरीज नज़र आती हैं कि अगर आप इन KSUs को देखते हैं तो आप बेसिक के ऊपर ले लेते हैं जी, ले लेते हैं इसको कि यार ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में ले आएंगे। सो अगर तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं तो आप इवन उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बना लेते हैं। और इज़ द KSUs रिक्वायर्ड, प्रेफर्ड और नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट आर सिलेक्शन। सो ये हमारे पास 3 मेजर्स इसके बनते हैं। और जॉब कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी इसका पार्ट बनता है दैट इज़ द बैकग्राउंड इन विच अ जॉब इज़ परफॉर्म्ड। ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, इसमें जॉब एस्पेक्ट में 3 बुनियादी चीज़ें हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फिज़िकल वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी और स्ट्रक्चरल जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ये वो फैक्टर्स हैं जो जॉब का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो ये हमारा एक डिटेल टॉपिक कवर अप होता है, हाउ टू परफॉर्म जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस। और लेट मी टेल यू कि दिस इज़ द मोस्ट वाइडली टेक्निक यूज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स टू करेक्टली develop job descriptions and specifications. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely try to answer. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.